कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2। और आज हम लोग कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है ओम्स लॉ, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये टॉपिक अगला है रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। एग्जाम्स में हम लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि ओम्स लॉ सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हमारे सीबीएसई बोर्ड का। फिर उसके बाद किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं इन सभी टॉपिक से मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ का इन्वेंशन किसने किया था? जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये पाया कि सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो करंट है और उनके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें एक रिलेशन है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या रिलेशन बताया इन्होंने। जॉर्ज साइमन ओम्स फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट flowing through a conductor and potential difference across the terminal of a conductor using the circuit diagram. ठीक है, he observed that the potential difference and current varied linearly. देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनी हुई है, इसमें यहां पर हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास वोल्ट मीटर है, यहां पर एक करंट मेजर करने के लिए एमीटर भी लगा हुआ है, यहां पर एक की लगी हुई है। और देखिए ये एक डिवाइस है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। क्या वो कहते हैं? रियोस्टेट। देखिए यहां पर इन सभी शॉर्टकट्स के बारे में लिखा है, एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टर, बैटरी, की, रियोस्टेट। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ओम्स ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया था रिलेशन किसके बीच में बताने के लिए? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। देखिए ओम्स लॉ, he stated that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. इन्होंने ये बताया कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो होने वाली करंट है वो उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी भी टर्मिनल के दोनों एंड्स का वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट का यूज किया गया है जो कि है R, और इस R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमारा जो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, वेयर R इज द proportionality constant for the given metal and given temperature and is called resistance. इस R, ये जो R है इसको हम लोग कहते हैं proportionality constant है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और इस R को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। The graph between V and I is always a straight line with slope equal to R. करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो वी आई ग्राफ बनेगा वो कैसा होता है? देखिए मैं यहां पर बना करके दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर मैंने मान लिया कि ये V है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है करंट। ठीक है, और जैसा कि हमने यहां पर देखा कि ओम ने बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इनके बीच जो वी आई ग्राफ है कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये हम लोगों को एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ड्रॉ द वी आई ग्राम बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हम बना देंगे। आगे देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इसके नाम से ही क्लियर होता है, रेसिस्ट। किसका रेसिस्ट? किसी भी कंडक्टर में हमको ये पता है कि चार्ज जब फ्लो होते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होती है, और चार्ज को रोकने वाला जो हमारे पास एजेंट है उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। जो किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो का अपोजिशन करता है उसे ही कहते हैं रेजिस्टेंस। तो देखिए देखते हैं क्या है डिफिनेशन इसकी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर में
करंट के फ्लो को अपोज करने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड सिंबल इच। देखिए यहां पर सिंबल नहीं बना हुआ है, इसका सिंबल होता है इस तरीके से, इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और ओम का सिंबल किस तरीके से होता है? देखिए कुछ इस तरीके से ओम का सिंबल होता है। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एंड अगला रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हु रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, या फिर यहां पर कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इन एनी कंडक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 ओम, ओम किसकी यूनिट अभी हम लोगों ने देखी? तो ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की, और 1 ओम क्या होता है? देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम 1 ओम तब कहते हैं व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। जब उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 ओम के बराबर हो, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। यानी कि अगर हमने कहा कि हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और इन दोनों टर्मिनल्स के, मैंने कहा कि एक टर्मिनल यहां पर है और एक टर्मिनल यहां पर है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V, वो कितना है? 1 वोल्ट का है। और इनके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, जो हमको ओम्स लॉ के थ्रू मिला, और इसी इक्वेशन से हम लोग बना सकते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई, और I इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज हम लोग कर सकते हैं, और ये तीनों फॉर्मूले कहां से आए हैं? इनका V इज इक्वल टू आई आर से ही। ठीक है ना, ये हमारा मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम लोगों को अगर कभी रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमसे करंट पूछा जाता है तो करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। ठीक है, और ये देखिए 3 वैल्यूज हैं, इन 3 में से हमारे पास 2 वैल्यूज हमको दी जाएंगी एग्जाम में, और थर्ड वन हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रियोस्टेट, अभी देखिए एक सर्किट में हम लोगों ने देखा था रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। क्या करती है? रेजिस्टेंस को हम अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट ए कंपोनेंट यूज इज कॉल्ड रियोस्टेट। देखिए यहां पर बात कर रहा है करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। भाई देखिए किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसको रेसिस्ट करने का काम कौन कर रहा है? रेजिस्टर कर रहा है। अब रेजिस्टर को अगर मैं कम कर दूं, यानी कि रेजिस्टेंस को मैं क्या कर दूं? कम कर दूं, तो करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं तो करंट कम फ्लो होने लगेगा। यानी कि अगर एक तरीके से कहा जाए तो रियोस्टेट क्या काम करता है? रियोस्टेट काम करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि करंट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, दैट रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आते हुए हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। किस डिवाइस के थ्रू? रियोस्टेट के थ्रू। और रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? RH से। RH से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? देखिए अभी हम लोगों ने पिछले वाले में देखा था, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट थी कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, if a conductor has less resistance then more current will flow through it। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो है तो जाहिर सी बात है उसके थ्रू जो करंट फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर के में जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आज हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये एक कंडक्टिंग वायर है या एक कंडक्टर। ठीक है, इसकी
अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ है कितनी, L, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई रॉड है, ठीक है, रॉड को अगर मैं ऐसे कट करता जाऊं तो जो उसका फेसिंग साइड है, ठीक है ना, एक सर्कुलर शेप में होगा। जैसे देखिए ये हमारे पास एक रॉड है, आपको दिख रहा होगा, ये कैसा शेप है इसका, फ्रंट वाला, ये फ्रंट, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे इसका फ्रंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये जो फ्रंट वाला फेस इसका दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, कौन सा फैक्टर है, ऑन इट्स लेंथ, मतलब जितना ज्यादा बड़ा या जितनी ज्यादा लेंथ हमारे कंडक्टर की होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। कैसे, देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अगला क्या है, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, और ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी भी मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। देखिए हमको पता है सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, और हर एक मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए जो दो फॉर्मूले हमारे पास आए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहां से अगर हम लोग इसको समराइज करें तो लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम रिमूव करना चाहें अगर, तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई A, और यही हमारा फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहां पर रो क्या है, ये देखिए जो सिंबल मैंने बनाया इस तरीके से, ये है रो, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी है जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वेयर रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज नो एज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। तो इस रो वाले साइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेसिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लीजिए कि जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया है वो 1 मीटर का है, यूनिट लेंथ का है, अगर मैंने मान लिया लेट कि क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ भी है 1 मीटर, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेसिस्टिविटी के बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से भी हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, क्या लगभग अल्टरनेट हर दूसरे साल हम लोगों को रेसिस्टिविटी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक चीज और होती है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फिर अगला टॉपिक है हम लोगों के पास रेसिस्टिविटी। क्या होती है रेसिस्टिविटी, एक्चुअल में अगर कहा जाए ना तो रेसिस्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। देखते हैं जरा यहां पर क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मतलब एक यूनिट लेंथ का मतलब मैंने कहा कि अगर मान लिया हमारे पास एक कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी है 1 मीटर स्क्वायर, जो भी हम लोगों ने किया था। तो इस कंडक्टिंग वायर की जो रेसिस्टिविटी होगी, या मैं कहूं कि इस 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर का जो रेसिस्टेंस होगा, या ये वायर जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, उसी को हम लोग उसकी रेसिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है ना, उसी को हम लोग उसकी रेसिस्टिविटी कहेंगे। और रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। इसको हम लोग कुछ इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ओम का साइन तो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, ओम मीटर, ये साइन होता है ओम मीटर का। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरीज विथ टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रेसिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया था कि रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के रेजिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अप टू व्हाट
एक्सटेंड विल द मटेरियल रेसिस्ट करंट फ्लो। जो किसी भी, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई कंडक्टर में या किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो को कितना या किस हद तक अपोज किया जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। देखिए, जो हमारे पास एलॉय मेटल्स होते हैं या एलॉयज होते हैं, उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि एलॉय क्या होता है, 2 या 3 से ज्यादा मेटल्स का मिक्सअप होता है, तो उनके जो 2 या 3 जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका जो रेजिस्टेंस होता है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, या उसकी रेसिस्टिविटी एलॉय मटेरियल की होती है। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल में लिखा है, एलॉय ऑफ Cu एंड कॉपर एंड निकल। एलॉय हैव हायर रेसिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। देखिए, एलॉय मटेरियल जो होते हैं, इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और जब इनका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस क्या है, अभी हमारा एक अगला टॉपिक भी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर हम लोग इसके बारे में और भी देखेंगे। लेकिन अगर हीटिंग इफेक्ट डिवाइसेस के बारे में बात करें, जैसे हम लोग घरों पर इस समय ठंडक का समय तो गीजर का यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं, ठीक है, बल्ब है, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, हीटर, टोस्टर, ईटीसी। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो हम लोगों के घरों में जो बल्ब जलता है, उसमें एक फिलामेंट लगा होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है ना, टंगस्टन एज फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये भी क्या होता है, एलॉय होता है, और एलॉय इस है तो इसका मतलब इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उससे। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारे पास है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या होती है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस? यहां से नाम से ही पता चला, ओमिक डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। तो ठीक है, देखते हैं जरा। रेजिस्टर्स व्हिच फॉलोज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टर्स, एंड दोज व्हिच डू नॉट फॉलो इट आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओमिक हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक हैं। देखिए, इसको ग्राफिकल तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस को बताइए और ग्राफ के थ्रू हमको समझाइए। तो देखिए, यहां पर ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पर देखिए, हमने जब VI ग्राफ बनाया था तो ये वाला ग्राफ बनाया था VI, और ये ग्राफ ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन क्या इस तरीके का ग्राफ हमने बनाया था, क्या नहीं बनाया था, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या इस तरीके का ग्राफ बनाया था, नहीं, इसका मतलब ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, देखिए, मैं यहां पर आप लोगों के लिए रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन की सीरीज है ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, हर टॉपिक को, और जो भी डाउट्स आप लोगों को मिलते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट के आंसर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।